नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से संबंधित कक्षाओं का आयोजन कर रहे थे और आज की इस कक्षा में हम यूनिट 7 में सम्मिलित 3 महत्वपूर्ण कहानियों का पाठ करेंगे तथा उनके संबंध में जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस कक्षा से बाहर कोई प्रश्न आपके अगर इस कहानी से कोई भी चीज़ आती है, तो इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ज़रूर इन कहानियों को बढ़िया तरीके से सुनिए और जो भी मैं लिखवाता हूँ, कोशिश कीजिए कि उनको या तो पीपीटी के रूप में डाउनलोड कर लीजिए और या फिर उनको तुरंत ही रट लीजिए। इतना याद कर लीजिए कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ़ सिर्फ़ देखो सरसरी नज़र से और वो चीज़ें याद हो जाएँ। आज की जो हमारी कहानी है, जो पहली कहानी है, 7वीं कहानी, 6 कहानी हम पढ़ चुके हैं। आज की कहानी है आकाशदीप। कहानीकार कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? याद करने की कोशिश कीजिए, क्या जानकारी दी थी जन्म के संबंध में? प्रेमचंद के साथ में इनका कुछ संबंध बताया था, प्रेमचंद की पत्नी के हम उम्र बताए थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। पहला तथ्य तो ये है, क्योंकि कहानीकारों का जन्म का क्रम क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा फिर कि इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप याद रखिए 1929 ईस्वी में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम भी क्या था? आकाशदीप। और उस कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी कहानी। दो चीज़ें तो आपके तथ्यात्मक रूप से आपको याद करने वाली हो गई। फिर करते हैं कहानी का पाठ, फिर इसमें कौन-कौन से पात्र हैं, उसके बारे में एक विस्तृत व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है? कहानी कुछ भागों में है, तो पहला भाग शुरू होता है यहाँ पर 1 नंबर। बंदी क्या है? सोने दो। अब ये है कि कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो संवाद है, ये किसने किया है? ठीक है? तो आपको याद रखना है कि शुरुआत में के अंदर बंदी शब्द बोला है, तो ये किसने बोला है? जब आगे कहानी पढ़ेंगे तो इसमें खुल जाएगी, लेकिन यहाँ पहले बता देता हूँ कि चंपा का संवाद है ये। चंपा द्वारा कहा गया है। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ये जो इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर काफ़ी गलत दे दी है आज टाइपिंग करते समय, तो देख लेना आप, ठीक है? बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढंक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई सुन न सका। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा।
सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, ये दूसरा पात्र आ गया, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुधगुप्त, कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लागव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त की का विजय कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव नहीं होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के भय समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। चंपा, परंतु तू दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य सी किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में जलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल किरण पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च शोध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप भरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई।
चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालि वरुण बालि वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ाशैल मालाएं बन रही थी, और ये मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलना छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो का यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम, ये जो पंक्ति है आप देखिए, इसके अंदर प्रेम का कितना गहरा भाव है। जब उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने मेरे संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी का पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण, जल्द स्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी ये रूप नहीं देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के ऊपर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ने बुझी। पी सकूंगी, नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं।
या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण लीन हो गए। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैल खंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तो। चंपा तो अच्छा होता बुधगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपनी प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा किया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं? मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। देखिए, प्रेम और घृणा जितने विरोधी भाव महसूस होते हैं, लगते हैं हमें, वास्तव में वो होते नहीं हैं। कुछ लेखकों ने या फिर जो विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा भी है और ये सत्य भी है कि एक ही व्यक्ति से हम एक समय में जितना प्रेम करते हैं, जितना तीक्ष्ण प्रेम करते हैं, उसी व्यक्ति से किसी और समय में हमें उतनी ही घृणा हो सकती है। दोनों समान चलने वाले, समानांतर चलने वाले भाव है। आपने देखा होगा कि पति-पत्नी के बीच में, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में अगर प्रेम की अतिशयता है, तो उनकी कुछ आदतों को लेकर उनके बीच में या उनकी कुछ अतीत को लेकर आपस में उन दोनों को एक दूसरे से उतनी उसी मात्रा में घृणा भी होती है। ठीक है? तो ये भाव जितने विरोधी प्रतीत होते हैं, उतने विरोधी ना होकर एक दूसरे के समानांतर चलने वाले भाव है। स्थिति तय करती है कि कौन-सा भाव प्रबल होगा और कौन-सा भाव शून्य होगा। ठीक है? तो यही यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपनी कहानी में कहते हैं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना गहन भाव है यहाँ पर। ठीक है? अंधेर है जलदस्यु, तो मैं प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की संगीन रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शेल के ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त अपने स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम कुसुम भूषण से सजी वनबालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से ये देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया।
बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या है ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हुई हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निबिड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं उस पौध पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अंधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के सुख दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था, कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों में उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ठीक है, कहानी पूरी हो गई है यहाँ पर। और अब इस कहानी की केंद्रीय संवेदना क्या है तथा कौन कौन से पात्र है इसके अंदर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय संवेदना के बिंदु है वो मैंने लिख दिया है। ये जो वीडियो बीच का आपको एडिट किया हुआ मिलता है, ताकि आपका जो लिखने के दौरान 2-4 मिनट का समय है वो वेस्ट ना हो और वीडियो की लंबाई कम रखी जा सके। तो इस पूरी कहानी के अंदर हम देख सकते हैं कि जो एक बात है कि जयशंकर प्रसाद जितनी भी अपनी कहानी लिखते हैं, उनमें से अधिकतर उनकी कहानियों का जो आधार होता है, वो ऐतिहासिक आधार होता है। कहीं न कहीं वे भारतीय जो प्राचीन इतिहास है, उसकी संस्कृति, सभ्यता, उस समय के आध्यात्मिक तत्वों को उठाकर, दार्शनिकता आदि को उठाकर महानता का जो एक पुट है, वो अपनी कहानी में देना चाहते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि उनकी कहानियों में रोमानी भाव तो होता ही है, साथ में उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और दार्शनिक प्रकार की होती है, ताकि प्राचीन
जो वैभव है उससे परिचय कराया जा सके, ये उनका एक उद्देश्य होता है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद की संपूर्ण रचना संसार की एक विशेषता रही है कि वो ऐतिहासिक संदर्भों में नारी पात्रों को पुनर्जीवित करते हैं तथा उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनकी अनेक कहानियों के अंदर जो विशेषता है, जैसे नाटकीयता उनकी कहानियों के अंदर एक प्रमुख विशेषता है। आप देखते हैं कि नाटकीयता उनकी कहानियों में भी मिलती है, कविता में भी मिलती है और नाटकों में तो मिलती ही है। ठीक है, तो नाटकीयता, दार्शनिकता, संस्कृतनिष्ठ भाषा, रोमानी भाव, प्रेम, करुणा, कर्तव्यनिष्ठा, द्वंद्व एक प्रमुख तत्व है उनकी, जो कहानियों में मिलने वाले अन्य तत्वों के साथ-साथ। ठीक है, आकाशदीप में भी ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आकाशदीप इस संपूर्ण कहानी के अंदर मनोविज्ञान का प्रयोग भी प्रमुखता से किया गया है। नारी के मनोविज्ञान को दर्शाने का, उभारने का प्रयास किया है कि एक नारी जो आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव रखने वाली है, वो किस प्रकार से प्रतिशोध भी लेना चाहती है, लेकिन उसका हृदय अपने शत्रु के लिए किस प्रकार से प्रेममय हो उठता है और अंततः वो किस प्रकार का फैसला करती है, ताकि वो अपने प्रेम भाव और अपनी घृणा दोनों को संतुलित करके उससे दूर हटकर किसी तीसरे भाव पर अपना उदात्तीकरण करके और अपने जीवन को सफल कर सके। ये जयशंकर प्रसाद के सभी नारी पात्रों की एक विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है चीज़ें। ठीक है? तो इस कहानी के अंदर भी वो चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। सबसे पहले देखिए केंद्रीय संवेदना के अंदर क्या है, नारी मन का अंतर्द्वंद इस कहानी के अंदर प्रमुखता से है। चंपा को पता नहीं है कि वो बुधगुप्त से प्रेम करती है या उससे घृणा करती है, ठीक है? दोनों ही करती है अलग-अलग समय में और उससे मुक्त भी होना चाहती है। उससे मुक्त होने का तरीका यही है, उसे पता है कि अगर मैं ऐश्वर्य में जीने लगी जाकर बुधगुप्त के साथ में अगर हिंदुस्तान या भारतवर्ष की तरफ लौट गई, तो कहीं न कहीं इसी ऐश्वर्य में खो जाऊँगी और जो मेरा मूल कर्तव्य है, मेरे पिता के प्रति, मेरी माता के प्रति जो मेरी स्मृतियाँ हैं, ठीक है? उनका क्या होगा? याद भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? व्यक्ति अपने प्रेम को पुष्ट करने के लिए, उसकी महानता को बनाए रखने के लिए यादों को सर्वाधिक महत्व देता है और जो वर्तमान में उसके सामने ऐश्वर्य उपस्थित है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ने को ही वह अच्छा मानता है, अगर उसके हृदय में सच्चा प्रेम है, किसी के भी प्रति, सम्मान है, चाहे माता हो, पिता हो, चाहे प्रेमी हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मिलती है, द्वंद्व है चंपा के जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व से उभर जाती है अंततः और यही इस पूरी कहानी में नाटकीयता का भाव यही अंतर्द्वंद लेकर आता है। आपको पता है कि द्वंद्व नाटकीयता लाने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है। अगली जो इस कहानी के अंदर चीज़ें हैं वही है प्रेम है और कर्तव्य की भावना है किसके प्रति? न केवल उन नाविकों के प्रति जो पथभ्रष्ट होकर अपना रास्ता खो जाते हैं, उनको भी आकाशदीप के माध्यम से दिखाने का कर्तव्य मानती है चंपा क्योंकि वो एक नाविक परिवार से हैं। उसका प्रेम भी है बुधगुप्त के प्रति, प्रतिशोध भी लेना चाहती है, पश्चाताप भी है उसे दोनों ही चीज़ का कि वो बार-बार बुधगुप्त को मार देना चाहती है, लेकिन फिर अपने पिता के शत्रु से प्रेम में पड़ने का पश्चाताप भी है और भाग्य। इन सब के इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आपने देखा होगा कि अंततः जब बुधगुप्त अपने ताम्रलिप्ति क्या शहर का नाम, वहाँ से छोड़कर जब नाविकों के साथ में चला जाता है, तो चंपा पीछे रह जाती है, उस आकाशदीप पर दीपक चढ़ाने के लिए। आकाशदीप का मतलब तो आप समझ गए होंगे अब तक। आकाशदीप क्या होता है? आज के समय में उसको आप है ना वॉच टावर मान लीजिए, ठीक है? वॉच टावर इस प्रकार से कि पहले क्या होता था कि नाविक जब आते थे तो उन्हें पता नहीं होता कि तट किस तरफ है, शहर किस तरफ है। तो बहुत ऊँचाई पर दीपक, लालटेन वगैरह जलाकर रखी जाती थी ताकि उन प्रकाश किरणों को देखकर नाविक उस दिशा में आगे बढ़े। तो बीच-बीच में ऐसे प्रकाश स्तंभ होते थे, तो वो क्या होते थे, नाविकों को पथभ्रष्ट या रास्ते से भटकने से रोकते थे। इस कहानी में भी यही है कि हुआ क्या है कि विरासत है ना, वो स्मृति मात्र कैसे बनकर रह जाती है और समय के साथ में सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। उस बात को भी यहाँ पर उकेरा गया है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि चंपा कई वर्षों तक उस चंपा द्वीप पर रहकर वहाँ के जो निरीह प्राणी है, वन प्राणी है, उनकी सेवा करती रही, नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए आकाशदीप चढ़ाती रही, जलाती रही, लेकिन अंततः क्या हुआ? एक दिन वो खुद भी समाप्त हो गई और आकाशदीप भी किसी लहर के साथ में, हवा आंधी के साथ में गिर गया और ये संपूर्ण जो विरासत थी, स्मृति थी, वह अब खत्म हो चुकी है, कुछ भी उसका शेष नहीं बचता क्योंकि समय के साथ में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला है ऐतिहासिक सांस्कृतिक महानता। ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से नारी ऐतिहासिक पात्र को उभार कर जो भारतीय नारी के मन है, उसको
प्रसाद हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, रोमानी भाव पूरी कहानी के अंदर है ही। ये सारी चीज़ें इस कहानी की मूल संवेदना। इस कहानी के संबंध में, इसकी भावना के संबंध में आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो विचार प्रकट किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है, शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, किसी, शुक्ल जी का कथन है, किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली कहानी इन्होंने आकाशदीप को माना है। किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंड चित्र दिखाने वाली कहानी। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियां मानसिक अंतर्द्वंद्व की कहानियां हैं। आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियां मानसिक अंतर्द्वंद्व की कहानियां हैं। संवेदना की दृष्टि से इसमें अजीब करुण अवसाद की अभिव्यक्ति हुई है। संवेदना की दृष्टि से इसमें अजीब करुण अवसाद की अभिव्यक्ति हुई है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं आकाशदीप कहानी के बारे में आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के। डॉक्टर बच्चन सिंह से संबंधित कथन अधिकतर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की हिंदी की परीक्षाएं होती है उनमें पूछे जाते हैं, और आचार्य शुक्ल तो हिंदी में हर जगह पूछे जाते हैं, उनके सिवाय, उनके बिना तो काम ही नहीं चलता। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ। अब कहानी के शिल्प के बारे में बात करते हैं। भाषा आप देख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ है, और खड़ी बोली का एकदम विकसित रूप हमारे सामने इस पूरी कहानी की भाषा में दिखाई देता है। अगली है चरित्र योजना। आपको पता है कि दो चरित्र यहाँ पर प्रमुख है पूरी कहानी के अंदर, एक तो चंपा और एक दूसरा बुद्धगुप्त है। इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त दोनों के चरित्र का विकास दर्शाया गया है। चंपा के चरित्र में अंतर्द्वंद की प्रमुखता दिखाई देती है। इसमें आध्यात्मिकता, सेवा भाव एवं भावनात्मकता भी है। लेकिन बुद्धगुप्त इसके उल्टा क्या है, यथार्थवादी एवं भौतिकतावादी चरित्र है। ठीक है, इस वजह से इस कहानी के अंदर यथार्थवाद एवं भावनात्मकता तथा भौतिकतावाद एवं आध्यात्मिकता के बीच में भी द्वंद्व एवं टकरार देखने को मिलती है। अंततः क्या होता है, जो भौतिकता और यथार्थवाद है, ये दोनों चंपा नगरी को, जो कि भावनात्मकता की नगरी है, चंपा द्वीप है, उसको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अपनी मूल भूमि को। ये इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। अन्य जो चरित्र हैं उसमें नाविक है, मणिभद्र है। मणिभद्र क्या है, यहाँ पर एक मणिभद्र एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में या एक विलन मान लीजिए इस कहानी के अंदर, उसके रूप में है। जया क्या है, उसकी नौकरानी है, एक तरीके से मान सकते हैं, सेविका है। नौकरानी तो कहना गलत है, सेविका। प्रसाद के शब्दों में सेविका ज्यादा उचित शब्द है। ठीक है, ये पूरी उसकी चरित्र योजना है। एक चीज हमें और देखनी है कि कहानी शिल्प के अंदर देखें हम तो वो संवेदना और शिल्प दोनों का भाव है उसके अंदर, वो है आकाशदीप जो है एक प्रतीक के रूप में है यहाँ पर। किस प्रकार के प्रतीक के रूप में? यह चंपा के आंतरिक प्रतीक, आंतरिक प्रकाश का प्रतीक तो है ही, साथ में उसके लिए आशा का प्रतीक भी है, उसकी भावना, उसकी आध्यात्मिकता, उन सब का प्रतीक है। ठीक है, जो चंपा द्वारा आकाशदीप को बार बार जलाती है, और उसी के ऊपर ये संपूर्ण कहानी जोर देती है कि चंपा का चरित्र आकाशदीप को सबसे बड़ी चीज मानता है पूरी कहानी के अंदर। उसका कारण ये है क्योंकि वो जिस परिवार से हैं, जिस पृष्ठभूमि से हैं, उस पृष्ठभूमि में क्योंकि उसकी माँ अपने पिता के लिए, उसके पिता के लिए आकाशदीप जलाती थी ताकि वो अपना रास्ता न भूले, तो चंपा को भी वो कर्तव्य लगता है कि उस आकाशदीप को जलाना, अपने भीतर के आशा के आकाशदीप को, आध्यात्मिकता के, कर्तव्य निष्ठता के आकाशदीप को जलाना होगा। तो आकाशदीप यहाँ पर हर जगह एक प्रतीक के रूप में उपस्थित भी है। ठीक है, ये इस सारी कहानी का सार हो गया। और महत्वपूर्ण सी पंक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने निशान वगैरह लगा रखे हैं, तो देखते हैं।
अच्छा, नाव पर कितने नाविक थे और प्रहरी कितने थे? ये एक पहला तथ्य है। 10 नाविक और प्रहरी। ठीक है। पहले बंदी ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। यहाँ पर पहला बंदी कौन है? चंपा। अच्छा, उस द्वीप का नाम क्या दिया था? आपको अगर याद हो तो। और बुद्धगुप्त की वृत्ति कैसी है? जलदस्यु वृत्ति है बुद्धगुप्त की। ये अपने पहले क्या था? ये क्षत्रिय था पहले, और बाद में जलदस्यु बन गया। नियति उसको वहां लेके चली जाती है। ठीक है। और जिस द्वीप पर वो जाते हैं, ठीक है, वो किसके निकट है? या ये भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी के अंदर किन किन द्वीपों का उल्लेख किया गया है। किन किन द्वीपों का या किन किन स्थानों का उल्लेख किया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। कि एक तो बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, ठीक है, यहाँ पर किनका आना जाना था, किनका प्राधान्य था? सिंहल के वणिकों का प्राधान्य था। ठीक है। वणिक मणिभद्र आ गया। और चंपा का घर कहाँ था? चंपा को पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहती है जाह्नवी के तट पर, है ना। और जाह्नवी क्या है यहाँ पर, ये आप कमेंट करके बताना। और अगर नहीं पता चले तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। अच्छा, इसका ताम्रलिप्ति ही नाम था। ठीक है। और ये कहाँ का था? बुधगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय, जो दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता है। ठीक है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि चंपा के निकट आने से, उसकी निकटता से बुद्धगुप्त को एक नई वस्तु का पता चलता है। वो क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है, बुद्धगुप्त को किस नई वस्तु का पता चलता है? सौंदर्य का, कोमलता का, प्रेम का, घृणा का, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प कुछ भी दिए जा सकते हैं। तो क्या है वो? कोमलता। और कोमलता इनके यहाँ पर प्रसाद की कहानी में हर जगह है। ठीक है। द्वीप को क्या नाम दिया? चंपा द्वीप। ठीक है। एक प्रश्न ये भी है कि महानाविक की संज्ञा या विशेषण इस पूरी कहानी में किसे दिया गया है? महानाविक का विशेषण किसे दिया गया है? बुद्धगुप्त को। यहाँ देखिए आप, हंसी आती है, तुम किसको द्वीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं? ठीक है। जो यहाँ जो पहला वाक्य है उसके अंदर तो बुद्धगुप्त की यथार्थवादिता और भौतिकतावाद, ठीक है, उसके हृदय की निष्ठुरता, उसका परिचय दिया गया है कि वो एक महिला है, एक नारी है, जो अपने उच्च आदर्शों से, कर्तव्यनिष्ठ भावना से आकाशदीप जलाती है, ताकि कोई भी अनजाना पथिक भी, नाविक भी रास्ता ना भूले। और उसी बात की, उसी वृत्ति की, उसकी, उसी का प्रेमी मजाक उड़ाता है, जबकि वो खुद उसी पेशे से संबंधित है, वो खुद भी एक नाविक है। ठीक है, अर्थात उसके प्रेम को नहीं समझ पाता है। तब क्या करती चंपा, क्या उत्तर देती है? हाँ, वे भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? चंपा का मानना है कि बुद्धगुप्त जैसे जलदस्यु को, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की हत्या की है, भगवान ईश्वर भी कभी रास्ता भूल जाते होंगे, तभी तो इतनी संपत्ति और इतना ऐश्वर्य बुद्धगुप्त जैसे लोगों को भी दे देते हैं। ठीक है। बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य। कौन कौन से द्वीपों का नाम आया यहाँ पर? बाली, जावा और सुमात्रा। बाली, जावा और सुमात्रा, ये याद रखना आप, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर। बुद्धगुप्त किधर प्रस्थान करता है? जब चंपा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और तय करती है कि मैं यहीं पर रहूंगी और इन जो निरीह प्राणियों हैं इनकी सेवा करूंगी, तो बुद्धगुप्त किधर प्रस्थान करता है? ताम्रलिप्ति की तरफ या भारतवर्ष की तरफ? ठीक है। ताम्रलिप्ति या भारतवर्ष की तरफ, याद रखना है। और क्या, किस चीज का महोत्सव था चंपा द्वीप पर? किस चीज का महोत्सव था? याद है आपको? वहां पर आकाश दीप की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीप स्तंभ बनाया गया था, उसका उद्घाटन था एक तरीके से। ये जो कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन किसका है?
चंपा का किसके प्रति? बुधगुप्त के प्रति। अब देखिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं और अनेक अन्य विश्लेषकों ने भी इस बात को दर्ज कराया है कि जो कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, बड़े लेखक हो कोई भी हो, उनके पास में घूम फिर कर कुछ कुछ एक बातें होती है कहने के लिए। 10, 12, 15, 20 बातें होती है पूरे जीवन भर के साहित्य के अंदर, और वही चीज़ें घूम फिर कर नाटक के अंदर वही आती है, उनकी कहानियों में भी वही आती है, उपन्यासों में भी वही निष्कर्ष निकल के आते हैं, और उनके प्रबंध काव्य कुछ भी हो उसमें वही निष्कर्ष निकल के आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आप चंपा उस निर्जन निर्जन तो नहीं है, बाद में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। चंपा द्वीप पर ही रहकर जो निरीह वन्य प्राणी है उनकी सेवा करना चाहती है। वन मानुषों की, वन मानुष तो नहीं कह सकते, आदिवासी जो भी वहाँ के द्वीप के निवासी हैं, वहाँ पर आकर रहने लगे हैं, उनकी सेवा करना चाहती है, उन्हीं की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहती है। ठीक है? इसी प्रकार की चीज़ें उनके अन्य नारी पात्र करती हैं। अन्य कहानियों में, कविताओं में, जैसे कि कामायनी है। ठीक है? कामायनी में क्या करती है? जो कामायनी है जिसका नाम है वहाँ पर श्रद्धा, ठीक है? कामायनी का ही दूसरा नाम है वो क्या करती है, जब मनुष्य को छोड़ के चला जाता है, तो वो उस जगह पर ही रहकर मनुष्यों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हुए वहीं रह जाती है। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं कि नारी में मूल भाव प्रसाद सेवा का देखते हैं, कर्तव्य निष्ठा का, प्रेम का देखते हैं, और अपने व्यक्तित्व का और अपने शरीर वगैरह सब कुछ को उनका अर्पण कर देती है। सेवा उनके लिए प्रमुख भाव रह जाता है। हर एक कहानी के अंदर, कविता के अनंत यही निकल कर आता है, और ये छायावादी मानसिकता का एक लक्षण भी है, जहाँ पर नारी को केवल श्रद्धा का विषय माना गया है। ठीक है? उसमें सेवा भाव ही देखा गया है। त्याग ही उसका परम लक्ष्य है उसके जीवन का। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद की कहानियों में भी मिलती है, कविताओं में भी मिलती है, सब जगह मिलती है। तो 40-41 मिनट की क्लास अब तक हो चुकी है और हमने एक कहानी पढ़ी है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी देखिए, अपना अपना भाग्य। कहानीकार कौन है इसके? जैनेंद्र। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में विशाल भारत पत्र में। फिर 1931 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह। इस कहानी का प्रकाशन हुआ। ठीक है? जैनेंद्र की इस कहानी का, अपना अपना भाग्य का, 1929 ईस्वी में विशाल भारत पत्र में प्रकाशन हुआ सबसे पहले, और फिर 1931 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह में इसको जगह दी गई। क्या आपको याद है कि जब हम पढ़ रहे थे कि कौन किससे बड़ा है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे लेखकों का, तो लिंक बिठाने की कोशिश की थी एक, कि जैसे अगर अज्ञेय और जैनेंद्र, इलाचंद जोशी वगैरह ऐसे जो लोग हमारे पाठ्यक्रम में, उनके बारे में बात की थी, उनमें से कौन पहले पैदा हुआ, कौन कितना बाद में पैदा हुआ। तो हमने बात की थी कि जैनेंद्र अज्ञेय से 6 वर्ष बड़े हैं। कितने वर्ष बड़े बताए थे? 6 वर्ष बड़े बताए थे। अज्ञेय के लिए गै से हमने 11 याद रखने की कोशिश की थी, 1911, और 6 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जैनेंद्र कब पैदा हुए थे? जैनेंद्र कब पैदा हुए थे, देख के बताइए। ठीक है, 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ जैनेंद्र का, और मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवाद पर आधारित कहानियाँ लिखने की, कहानियाँ और मुख्य रूप से उपन्यास लिखने के कारण इनको जाना जाता है। लेकिन इनकी जो उपन्यास है, उनका जो अंत होता था, जो क्लाइमेक्स होता था, वो हमेशा गांधीवाद को मिश्रित करके मनोविश्लेषण में और पात्र का उदात्तीकरण करके समाप्त होता था। चाहे मृणाल हो त्यागपत्र की, या सुनीता हो, गांधीवादी आदर्श को मिश्रित करते हुए नारी पात्रों का उदात्तीकरण और मन के अनेक रहस्यों का, गांठों का खोलना ही इनके उपन्यासों का प्रमुख विषय वस्तु रही है। सबसे पहले कहानी का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि इनके संबंध में किसने क्या कहा है, तथा हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी।
रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांध कर सरपट उड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली-गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकला जा रहा था। अधिकार गरों में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनियाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट थी और न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़ कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्य का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने पर लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैल कर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा
हमने कभी नहीं देखा था। वह टप 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 टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य से कहीं से 11 बार टन टन हो उठा। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता नहीं था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा दिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था। और यह जरा बैठना जरा नहीं था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुट रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो है क्या है। मैंने देखा, कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर है। एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़े हैं। और वह न जाने कहाँ जा रहा और कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला, न दायां है न बायां। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वर्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मेल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन, मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखों मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न प्रश्न है। माँ बाप है? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग गया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग गया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग गया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वे साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे। मोज मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। आहा! फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे-बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह, अच्छा गलत दे दी यहाँ पर, नीकर नहीं नौकर। लो जी यह नौकर लो। मानिए तो यह अच्छा लड़का निकलेगा। आप भी। जी बस खूब है। एरे गेरों को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वे न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं।
अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसारी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर जट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास हैं। देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों के पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। बीच में ही रोक दिया गया। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लें, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपने नैनीताल की शेर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि ये समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीतड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ठीक है, छोटी सी कहानी है, पूरी हो गई है। ठीक है, संपूर्ण कहानी का भाव क्या है? देखिए, अगर सरसरी नज़र से देखते हैं, ऊपर से ऊपर, तो 2-3 चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे पहली तो ये कि नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने के साथ-साथ में प्रकृति जहाँ लोगों में किसी में भी विभेद नहीं करती, लेकिन आर्थिक असमानता किस प्रकार से मनुष्य-मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न कर देती है, उसके बारे में बात की गई है। दूसरी बात, कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है कि जो भारतीय लोग हैं, क्योंकि ये रचना 1929 में लिखी गई है, ठीक है? और तब तक भारत गुलाम था और उस समय अंग्रेज़ों की चहल-पहल पूरे भारत में थी। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से अंग्रेज़ जो लोग हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तथा भारतीय जो पैसे वाले हैं, उनके किस प्रकार से खुशामदी करते हैं तथा उनके चमचे बने हुए फिरते हैं, ठीक है? और उनकी जीवन शैली कैसी है और भारतीयों का क्या हाल हो गया है। भारत के गुलाम होने की वजह से भारतीय लोग, जो पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि नैनीताल और शिमला के अंदर अधिकतर ठंडी जगह थी, तो वहाँ पर क्या, अंग्रेज़ ज़्यादा थे और उन्होंने अपना स्थान वहाँ से ही, सारी कुछ जो भारत की पूरी शासन व्यवस्था है, वहीं से ऑपरेट करते थे। और उस वजह से वहाँ इन लोगों का वर्चस्व हो गया, लेकिन जो पहाड़ी लोग थे, वो केवल श्रमिक बनकर रह गए थे और उनका शोषण मात्र होता था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटन क्षेत्र हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बेहाल हो गई थी, इसके बारे में भी ये कहानी चर्चा करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मानवीय संवेदना का बिंदु इस कहानी के अंदर उठाया गया है, वो यह है कि दया दिखाना एक समय में ठीक रहता है, तभी तक जब तक अपना कोई रत्ती पर भी नुकसान नहीं हो। और जैसे ही अपना नुकसान होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, सब सुना और सोचा और मन में ये कहते हैं कि अपना अपना भाग्य है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात कही गई है। अब देखते हैं कि बोई पिन क्या नाम, बिंदुओं के रूप में कहानी के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, संवेदना के और शिल्प के। ठीक है। ठीक है, केंद्रीय संवेदना देखते हैं क्या है। कि सबसे पहला इसके अंदर क्या दिखाया गया कहानी के शुरू-शुरू में, प्रारंभ में, अंग्रेजी जीवन शैली, आधुनिकता और पश्चिमीकरण का प्रभाव,
तथा स्थानीय लोगों का शोषण किस प्रकार से होता है, इस संपूर्ण कहानी में बताया गया। आप देखते हैं कि भारतीय जो अमीर हैं, इस कहानी के अंदर दिखाए गए रईस लोग किस प्रकार से अंग्रेजी जो जीवन शैली है, उन उनका अनुकरण करने तथा अंग्रेजों की खुशामदी का प्रयास करते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि इस कहानी में नैनीताल के शीत सौंदर्य का वर्णन किया गया है और बहुत ही प्रभावी तरीके से किया गया है। लेकिन वहीं पर ये दिखाया गया है कि प्रकृति का सौंदर्य एवं मानव समाज के सौंदर्य में कितना विरोधाभास है। मानव जहाँ पर मानव का शोषण कर रहा है, वहीं पर प्रकृति अपने पूरे पूरा जो प्रकट रूप है उसका सौंदर्य का पूरे संपूर्ण रूप में हमारे सामने आती है यहाँ पर। चाहे नैनीताल झील का सौंदर्य हो, चाहे वहाँ की शीत ऋतु का सौंदर्य हो, पहाड़ी सौंदर्य हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ अपनी पूर्णता में हमारे सामने आता है। जबकि मानव का जो स्वरूप है, वो वर्ग भेद के चलते, आर्थिक भेद के चलते टुकड़ों के रूप में हमारे सामने आता है। एक बालक है जो सिर खुजाता हुआ नंगे पैर चल रहा है इतनी सर्दी के अंदर। कुछ लोग हैं जो कश्मीरी दुशाला ओढ़े हुए हैं और पैरों में मोजे पहने हुए हैं, आराम से 4 रुपए दिन के जिनका किराया भाड़ा लगता है, वो उसी होटल में ठहरते हैं, लेकिन उस बालक को महीने का 1 रुपया भी नहीं मिलता। ठीक है? तो ये 2 सौंदर्य में विरोधाभास भी दिखाया गया है और सामाजिक असमानता एवं वर्ग भेद तो इसके अंदर है ही। ठीक है? अगली जो बात है मुख्य इस कहानी के अंदर कही गई है, वो है उदासीन मानवता और ठंडी निष्क्रिय दया, जो प्रभावी कार्यवाही में नहीं बदलती, क्योंकि नैतिक आधार केवल बौद्धिक मानवीय संवेदना से उपजा हुआ नहीं है। जो दया मानवीय संवेदना से मूल्य के रूप में हमारे भीतर से नहीं निकलती, क्योंकि वो समाज का मूल्य नहीं है। और जब तक वो समाज का मूल्य नहीं है, तब तक वो एक प्रभावी कार्यवाही के रूप में जिससे कुछ परिणाम निकल सके, उसमें कभी भी नहीं बदल सकती। ठीक है? और जब नहीं बदल सकती, तो बौद्धिक व्यक्ति क्या करता है? कहीं न कहीं नियतिवादी हो जाता है और स्वीकृति कर लेता है कि यार सबका अलग-अलग भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? व्यवस्था ही खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये वास्तव में तो क्या है कि उस बालक का मरना एक संपूर्ण अंग्रेजी काल की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर गहरा तमाचा है कि किस प्रकार से वर्ग भेद के चलते हुए स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण किस प्रकार से एक बालक मर जाता है। उसके कफन की व्यवस्था प्रकृति ही करती है, वो भी बर्फ के माध्यम से। इससे निष्ठुर अंत और जो संवेदना पैदा कर दे मनुष्य के अंदर, कहानी का कुछ नहीं हो सकता है। और ये बिल्कुल वास्तविकता के निकट कहानी है कि किस प्रकार से मनुष्य बचना चाहता है, ताकि अपनी किसी भी प्रकार की जो सहज गति है जीवन की, उसको वो बाधित नहीं करना चाहता। वो बाधित हो जाएगा, जब बाधित हो जाएगी वो गति, तो ऐसी स्थिति में उसकी दया, उसका धर्म, उसकी कर्तव्य, मूल्य सब परे रह जाएँगे और वो कहेगा यार भाग्य है मेरे, तो तब मैं अच्छे से रह रहा हूँ, उसका भाग्य खराब है, मैं क्या करूँ? तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो सुविधा है, अपना जो कंफर्ट ज़ोन है, उसको छोड़ना नहीं चाहता और उसको छोड़े बिना अगर दया कर सकता है, तो दया करना चाहता है और इसी स्थिति में इस कहानी को बुना गया है। तो ये सारी इसकी केंद्रीय संवेदना हो गई। पात्र की बात करते हैं, तो एक तरीके से तो शिल्प की बात करते हैं, तो मैं शैली का कहीं-कहीं प्रयोग हुआ है, बाकी वर्णन के रूप में किया गया है। एक स्थिति बताई गई है और एक रात की घटना बताई गई कि क्या हुआ था पूरी, और जगह कौन-सी है, नैनीताल है इसके अंदर। नैनीताल और तो क्या चीज़ें आई हुई है इसके अंदर, ठीक है। भाषा आप प्रवाह युक्त कह सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो सीधी खड़ी बोली, इसके बारे में कुछ विशेष बात है नहीं। और एक दो चीज़ जो कही थी आचार्य शुक्ल ने कि देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानी के रूप में इनको दर्ज किया है, अपना अपना भाग्य को। किस रूप में? देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली कहानी की सूची में इसको संकलित किया है। ये इतनी सी बात है और इसके बारे में कुछ है नहीं। पात्र के रूप में अगर देखें, 2 वकील मित्र है इसके अंदर और एक जो कहानीकार है और उसका एक मित्र और है, और तीसरा क्या है, 10 वर्ष का लड़का। ये पूछा जा सकता है, 10 वर्ष का लड़का। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, जो क्या बोलते हैं व्याख्या के रूप में या संवाद के रूप में प्रस्तुत करके पूछा जा सकता है ये किस कहानी से लिया गया है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुर में अनुपम नैनीताल।
ये प्रश्न शायद पूछा गया है, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, नेट के अंदर एक बार पूछा गया था, ठीक है? तो इसको याद कर लेना है। ये जो जितनी भी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसमें से शायद मुझे लगता है किसी भी कहानी के अंदर अंग्रेज़ों का कोई ज़िक्र कम ही हुआ है किसी भी कहानी के अंदर। तो ये एकमात्र कहानी है जहाँ पर अंग्रेज़ों का भी ज़िक्र हुआ है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ये शायद अपना-अपना भाई की कहानी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम मिलाना सीख गए। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट भी अपना अपना भाग्य कहानी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला और अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम मिलाने लगते थे। ये भारतीयों की दुर्दशा और उनकी मानसिक स्थितियों के बारे में भी इस कहानी के अंदर बताया गया है। कहीं न कहीं लेखक ये भी कहना चाहता है कि जो भी स्थिति है हमारे समाज के अंदर, वो एक परिणाम ये भी है कि जो भारतीय लोग गुलामी करने लगे हैं जिस प्रकार से, इस वजह से भी उनका नैतिक पतन हुआ है। उसको भी इस कहानी के अंदर अंकित करने का प्रयास लेखक ने किया है। और जिस होटल का नाम आया था, उसको याद रख लेना, कहीं पूछ भी ले भाई तो हालाँकि पूछना मुश्किल है। कोई 10 बरस का होगा लड़के की उम्र और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ भी है कि इस कहानी के अंदर पूछने लायक बात है। हाँ। शक पकाकर मेरा मित्र मेरा मुँह देखने लगे और कहने लगे, "अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं हैं।" ठीक है? ये क्या हो गया? एक बौद्धिक बहाना हो गया, ताकि अपनी जो कम्फर्ट ज़ोन है उससे बाहर नहीं जाना पड़े और सबका अपना-अपना भाग्य कहकर बात को टाला जा सके। अच्छा ये है अंतिम, आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, काले चितड़ों की कमीज और मरने के लिए वही जगह। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुँह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ठीक है? अंत हो जाता है, यहीं पर ये कहानी पूरी हो जाती है और इससे बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना मुझे लगती नहीं है। ठीक है? अगली कहानी देखते हैं, ईदगाह। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। ठीक है। ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? और कौन से संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी? याद करके बताइए देखें। ठीक है। 1933 में प्रकाशित हुई थी, किसमें? चांद पत्रिका में। और 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। कहानी का पाठ करते हैं शुरू। उसके बाद में देखेंगे कि इसमें भाषा और जो भी जितनी भी शिल्प वगैरह का जितना भी प्रयोग किया गया प्रेमचंद के द्वारा और विशिष्ट क्या बात है, वो बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी में बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते।
इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो सुन कौन सुनने वाला। दिल पर जो कुछ बीतती वे दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में रह सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएँगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिना अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे अकेले कैसे जाने दें? उस भीड़-भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएँगे, जूते भी तो नहीं है। वे थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन वहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, माँगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी, इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन, नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएँगी। सभी को सवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस-किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएँगे। गाँव में मेला चला गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब आगे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते, ये लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना साधता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर खूब हँस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी इमारतें आने लगी है। यह अदालत, यह कॉलेज, यह क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े-बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी-बड़ी मूँछें, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर।
हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है सुना है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेम भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बेट तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही ढुलक जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मीजान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिनात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपये जिनात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिनात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब, आप किस फेर में हैं। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिनात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिनात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब जक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिनात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चलो, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटन 5-4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्लों में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार जाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। आबिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर हंसकर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें खूब सजा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए तो बर्तन बांधे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे सभी सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की तरफ और ताकते ताकते ही रह जाते, पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते।
हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां से कहां तक चली गई। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में से झुक जाते हैं, और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज खत्म हो गई थी, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 ज़रा-सा चक्कर का खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं और अब खिलौने ले गए। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह-तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है, कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वमता उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग गुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा अर्थात फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। शम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन उतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की,
कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहा की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उँगलियाँ कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट कर बराबर हो जाएँगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े पुंछियाँ निकलेगी, आप ही जबान चौटरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और मिट खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक तो टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वे आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़किया ने सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने, सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? अमित, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा भाव से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। न्याय का बल और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वे अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे,
वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंख निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद के इस प्रबल तर्क हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह है सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इस सूरत देख कर दूर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तो हमारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम में हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पठे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ने सूझा, तो उसने धांधली शुरू की और कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धले धेलचा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वे हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले पा सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पूंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोलें। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब पेट गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी और उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधा रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए और उनकी अम्मा ये सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे।
नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मर्त्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घुरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला कि जिससे वह टूटी टांग को आनन-फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठे तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता है, न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है, कभी-कभी देवता बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुर्च दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हैं। कभी-कभी उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीदा का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी-बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ठीक है। प्रेमचंद की इस मार्मिक कहानी का इस प्रकार से अंत हुआ। और कब प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका में, इसके बारे में तुमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं इस कहानी की केंद्रीय संवेदना के बारे में। देखिए, संपूर्ण कहानी क्या है कि प्रेमचंद कहानी लिखते हैं अपने परिवेश की, चारों तरफ के परिवेश की। वहाँ पर इन्होंने देखा कि मुस्लिम घरों में ईद का क्या महत्व है तथा बच्चों में क्या महत्व है। और जो आंखों देखा जो उत्सव है ईद का, जो उन्होंने देखा उसे उन्होंने अपनी हिंदुस्तानी भाषा में शब्दों में पिरा दिया है। ये तो आप देखते हैं कि संपूर्ण ईद की जो प्रक्रिया है, जो नमाज़ पढ़ने की प्रक्रिया है, किस प्रकार से एक साथ में लोग उठते हैं, सजदे में सर झुकते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं घुटनों के बल, उन सारी चीज़ों को बहुत ही ऐसे चित्रात्मक भाषा में इन्होंने पिरो दिया है। और ऐसा लगता है जैसे नमाज़ हमारे सामने पढ़ी जा रही है। ये तो प्रेमचंद की विशेषता है ही कि वो जितना बेहतरीन तरीके से हिंदू घर परिवार के अंदर घुसते हैं, उतने ही बेहतरीन तरीके से मुस्लिम परिवारों में भी घुसते हैं तथा वहाँ के सांस्कृतिक सभ्यता आदि के ताने-बाने को अपने शब्दों में उकेरते हैं। ये तो इस संपूर्ण कहानी में दिखता ही है। दूसरी चीज़ जो इस कहानी के अंदर जो समीक्षकों की राय है, वो ये भी है कि ये कहानी बाल मनोविज्ञान की हिंदी की जितनी भी कहानियाँ हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कहानियों की सूची में दर्ज की गई है। अर्थात कुछ 5-10 जितनी भी बाल मनोविज्ञान पर जितनी भी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं, उनमें से एक ईदगाह है। पहली तो ये। दूसरा, प्रेमचंद ये भी दिखाना चाहते हैं कि गरीबी किस प्रकार से गरीब घर के बालकों को समय से पहले प्रौढ़ बना देती है।
वयस्क बना देती है, उसमें परिपक्वता किस प्रकार से भर देती है कि लाख इच्छाएँ होने के बावजूद भी कितना भी जीभ ललचाए, कितना भी खिलौनों के लिए मन करे, इच्छाओं का दमन करके व्यक्ति किस प्रकार से उपयोगिता पर केंद्रित हो जाता है। चाहे 4-5 वर्ष का बच्चा भी क्यों नहीं हो एक गरीब परिवार का, वो किस प्रकार से अपने बचपन का दमन करके एक वयस्क की भूमिका अपने परिवार में निभाने लगता है। ये नहीं है कि उसकी इच्छाएँ नहीं हैं, अभी भी उसका बाल मन है, वो सारी इच्छाएँ पालता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी इच्छाएँ उसके परिवार की आवश्यकताओं के विरोध में है, इस वजह से वो अपनी सारी इच्छाएँ अपना मन मारकर पूरी तरीके से उनको छोड़ देता है। और वास्तव में इस प्रकार से ये कहानी उस असमानता मूलक हमारे भारतीय समाज की एक जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है प्रेमचंद ने हामिद के चरित्र के माध्यम से दिया है। आप देखते हैं कि जब बालक आपस में बातचीत करते हैं, तो वो कई चीज़ें कहते हैं कि वकील का क्या भूमिका है, कानून किस प्रकार से खरीदे जाते हैं, पुलिस वाले ही साथ में मिलकर किस प्रकार से चोरी करवाते हैं, ठीक है? तो ये सारी क्या है कि जो लोक व्यवस्था है, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे अदालतें हों, वो किस प्रकार से लोक विरोधी है, उनका स्वरूप किस प्रकार से आम जन के विरोध में काम करता है, इसके बारे में भी इस कहानी में चर्चा की गई है, ठीक है? बाकी हम देख सकते हैं कि समानता मूलक व्यवहार की भी पैरवी करते हैं प्रेमचंद यहाँ पर। देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से परिवार आपस में जुड़े हुए होते हैं और जब ईद आती है तो किसी का कुर्ता फटा हुआ है तो वो सुई देने के लिए पड़ोस में दौड़ता है, कोई तेल लेने के लिए दौड़ता है और जो हामिद की जो दादी है, बुढ़िया दादी है उनकी अमीना, वो किस प्रकार से दूसरे घरों से लाकर अपने लिए ईद के उत्सव की तैयारियाँ करती है तथा उसके घर भी कौन-कौन धोबिन-कार इन्हें माँगने के लिए आती है और वो उनके प्रति सहृदय है, क्योंकि उसको लगता है कि उनका घर भी तो अमीना या अन्य जो जजमान हैं उनकी वजह से चलता है। तो ये जो सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, ठीक है? संबंध के एक-दूसरे को साथ में लेकर बढ़ने की प्रवृत्ति, इसके बारे में भी प्रेमचंद ने पुरज़ोर तरीके से अपनी कहानी में स्थान दिया है। ठीक है? अब देख लेते हैं केंद्रीय संवेदना के क्या-क्या बिंदु हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में देख लेते हैं। केंद्रीय संवेदना, बाल में मनोविज्ञान की कहानी ये तुमने चर्चा कर ली थी। दूसरा है क्या हामिद का चिमटा, हामिद का बड़प्पन, किंतु समाज व्यवस्था के मुँह पर तमाचा, गरीबी और अभाव बचपन को छीन लेती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हामिद का चिमटा खरीदना तो हामिद का बड़प्पन है, क्योंकि उसने आस-पास के जो अपने परिवार के अंदर जो आवश्यकताएँ हैं, जो अनिवार्यताएँ हैं, उनको देख कर ही ये एक्शन उठाया है। लेकिन समाज व्यवस्था जो कि असमानता मूलक है, वो किस प्रकार से एक बच्चे से उसका बचपन छीन लेती है और उसे वयस्क कर देती है क्योंकि उसे ज़िम्मेदारी के भाव से भर देती है। जबकि वस्तुतः किसी भी बालक का विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वे अपने बचपन को भरपूर जिए और जब वे किशोरावस्था में आए, तो किशोर वय को भरपूर जिए और वयस्क हो जाए तो वयस्क की तरह व्यवहार करें। लेकिन अगर बच्चा वयस्क की तरह व्यवहार करने लग जाता है और करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो कहीं न कहीं इस सारी जो गलतियाँ हैं उसके लिए ज़िम्मेदार पूरा संपूर्ण समाज है, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की है। इस पूरी कहानी की मूल चिंता आर्थिक असमानता से बालक मन पर पड़ने वाले प्रभावों, कुंठाओं और उससे बचने के लिए अपनाए गए उपायों और विकल्पों को दर्शाती है। कहानी के अंदर आप देखते हैं कि हामिद बार-बार इस प्रकार के तर्क देता है कि अपने चिमटे को किसी भी प्रकार से वो बेहतर सिद्ध कर सकें। ये जो सारी प्रक्रियाएँ हैं, ये एक गरीब बालक के कुंठाग्रस्त होने तथा अपनी कुंठा से उभरने का उपाय है। ठीक है? फ्राइड इसके बारे में बात करते हैं कि कुंठा से उभरने के लिए एक व्यक्ति अनेक प्रकार के उपाय अपनाता है, जैसे कि विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, पलायनवादी मानसिकता को अपनाता है, ठीक है? बहानेबाज़ी करता है। जो ये सारी चीज़ें क्या है, कुंठा से ये जो सुरक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं ताकि मानसिक दबाव से उभरा जा सके। ठीक है? और आपने देखा होगा कि इस संपूर्ण कहानी में बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर चोट करते हैं, भ्रष्टाचार, पुलिस तंत्र, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी स्वरूप पर चोट करते हैं प्रेमचंद। क्योंकि इस कहानी के अंदर वो जब कांस्टेबल का ज़िक्र आता है, तो कहते हैं कि ये चोरी रोकते हैं कि चोरी भला क्या रोकते हैं, ये तो खुद चोर से मिले हुए होते हैं और चोरी करवाते हैं। इसी प्रकार से वकील के जो कानून लड़ने की या कानून की जो प्रक्रियाएँ हैं, उनके बारे में भी एक व्यंग्य रूप से बालकों के मुँह से कुछ न कुछ व्यंग्य प्रेमचंद कहते हुए प्रतीत होते हैं। तो न्याय व्यवस्था, पुलिस तंत्र व उस समय के भ्रष्टाचार आदि के लोक विरोधी स्वरूप पर चोट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ पर है कि प्रेमचंद एक हिंदू लेखक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके यहाँ पर मुसलमानी त्योहार को लेकर एक बेहतरीन समझ है जो दिखाती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के त्योहार
या उसके रीति-रिवाज, प्रक्रियाओं से तभी बढ़िया तरीके से परिचित हो सकता है जब उसके अंदर, उसके भीतर, उसके मन में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज़्म कूट-कूट कर भरा हो। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से कोई रंजिश टाइप की रखता हो, तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि वो उसके धर्म की एक-एक गतिविधियों को इस तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर ले और उसको लेखन की दृष्टि से भी शब्द भी दे सकें। और एक चीज़ आपने देखी होगी, बात कर ही ली हमने कि ग्रामीण भारत में आत्मीय सामाजिक संबंध किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हैं, कभी सुई लेने, कभी तेल लेने के लिए दौड़ते हैं। एक चीज़ जो ये है कि ये कहानी आपने देखा होगा कि हमने बचपन में पढ़ी थी। चौथी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब आती थी और वो भी इस कहानी का महत्व है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये जो जितने भी ऊपर जो हमने इस कहानी की केंद्रीय संवेदना के बिंदु पढ़े थे, ये तो आधुनिक समीक्षकों के या बड़े लोगों की राय है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में पढ़ते थे, तो हामिद के माध्यम से आदर्श बालक की कल्पना भी की जाती थी और हमें ये सीख दी जाती थी कि हामिद जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हामिद को तो कोई कुछ नहीं देता उसके दोस्त, लेकिन हामिद ये कहता है कि मैं बन के दिखाऊँगा अच्छा मित्र, जब मेरे पिता थैली भर के लेके आएँगे पैसे, तो इनको खिलौनों की एक-एक टोकरी दे दूँगा, मिठाइयाँ दूँगा खाने की और बताऊँगा कि दोस्ती इस तरीके से निभाई जाती है। ठीक है? तो ये एक आदर्श बालक की कल्पना है और ये भी क्योंकि अधिकतर भारत, ग्रामीण भारत गरीब का शिकार है और ऐसे में गरीबी के शिकार पूरे भारत में, पूरे समाज में हामिद जैसा बालक ही आदर्श हो सकता है। ऐसे बालक आदर्श नहीं हो सकते थे जो खिलौने लेके आए हैं। ये खिलौने लेके आना एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया का अंग है, लेकिन चिमटा लेके आना अस्वाभाविक है। ऐसे समाज की कहानी है या ऐसे समाज के कारण ही इस प्रकार के बालक बनते हैं जहाँ पर गरीबी अत्यधिक है। तब वहाँ पर अपने शौक को, अपनी इच्छाओं का दमन करके आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास बालकों द्वारा तक किया जाता है। ठीक है? शिल्प के बारे में बात करते हैं तो संपूर्ण कहानी एक रेखीय है, शुरू से एक अंत तक एक ही कहानी का सूत्र पकड़े हुए चलती है और सीधा, सहज और किंतु रोचक तो है ही, पूरा कथानक इसका। चरित्र योजना की बात करते हैं तो प्रमुख चरित्र कौन से हैं? हामिद है इसके अंदर और फिर अमीना है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इसके अंदर अन्य पात्र हैं और आबिद कौन है? हामिद का बाप जो चल बसा है। और हामिद, अमीना के चरित्र की गहराई और द्वंद्वात्मकता पाठक की संवेदना को झकझोर देते हैं, नो डाउटली। ठीक है? अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, उनको लेकर देखते हैं। ये सारी बात कर ली हम, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने भागते हैं। हामिद कितने वर्ष का है? 4-5 साल का बालक है। ठीक है? 4-5 साल का। अमीना इसकी दादी है और आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। ये भी याद रखना। 2-3 चीज़ें तथ्य हैं कि जैसे वो शहर की तरफ जाते हैं, तो वो कौन-कौन से पेड़ देखते हैं, ठीक है? कौन-कौन से फल लगे हुए मिलते हैं इनको, तो एक तो आम और लीचियाँ लगी हुई मिलती है, ठीक है? अब बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगी है शहरों की, तो उनका क्रम क्या है? उनका क्रम क्या है? तो ये क्रम है, यह अदालत है, यह कॉलेज है और ये क्लब घर है। अदालत, कॉलेज और क्लब घर और उसके बाद में आती है पुलिस लाइन। अदालत, कॉलेज, क्लब घर और पुलिस लाइन। अ, क और प ऐसे क्रम से भी याद कर सकते हैं आप। कॉलेज, क्लब घर और पुलिस लाइन। अदालत, कॉलेज, क्लब घर और पुलिस लाइन। ये क्रम आपको याद रखना है। प्रश्न पहले भी पूछा गया है शायद और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है? एक शहर का जिक्र आया पूरी इस कहानी के अंदर, उसका नाम क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता। जिससे पैसे लेने के लिए जाता है, जो गाँव के लोग, वो क्या है, चौधरी साहब के नाम से जाने जाते हैं। उनके क्या है, जिनात उनके काबू में, इस वजह से उनके पास में बहुत पैसा है। और ये है कि पुलिस लाइन। मोहसिन ने कहा, ये जो प्रतिवाद है पूरा लाइन, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ये सारा प्रतिवाद किसने किया है? मोहसिन ने। ये भी आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो किसने कहा है? मोहसिन ने कहा है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ये इस्लाम धर्म की खूबसूरती प्रेमचंद ने बयान की है। भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है।
अब देखिए, कौन-कौन से खिलौने किस-किस व्यक्ति ने जो बालकों में से किसने कौन-सा खिलौना लिया? वो तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं। खिलौने कौन-कौन से हैं? सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। ठीक है। महमूद क्या करता है? सिपाही लेता है। महमूद लेता है सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन में सी और भिश्ती में भी से आ गया तो आप इसे याद कर लेना। ठीक है। और नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने वकील लिया है। और शम्मी ने क्या लिया है? धोबिन। शम्मी ने धोबिन और खंजरी दो चीज ली है। धोबिन और खंजरी खिलौना लिया है शम्मी ने। ठीक है, ये याद रख लेना ये चीजें। याद इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनटीए नेट की जो परीक्षा होती है ना, इसके अंदर इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही निम्न स्तर के हैं और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। कहानी के संवेदना के बारे में कुछ संकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, जिससे कि ऐसे लगता है कि कुछ मस्तिष्क के खुलेपन की दरकार हो, लेकिन ऐसा कुछ एनटीए की परीक्षा में नहीं होता। वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है और बहुत ही निम्न स्तर के हैं, लेकिन हमें तो याद रखनी पड़ेंगे और हमारे पास में कोई तरीका नहीं इन चीज़ों को याद रखने का। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। किसके लिए कहा गया है? हामिद के लिए। किसके पास था न्याय का बल और नीति की शक्ति? हामिद के पास में। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। ठीक है, तो ये कहानी भी पूरी होगी ईदगाह। और इसमें से जो भी प्रश्न आने की संभावना है उनके बारे में सारी हमने चर्चा कर ली और कल और क्लास लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सिलेबस हम करवा देंगे पूरा जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे कहानी वाला चैप्टर पूरा होगा, कोशिश करेंगे कि कविताओं वाले के अंदर दो तीन लेखों की एक साथ ही पढ़ा दें और जल्दी से जल्दी यूनिटें कंप्लीट करें। तरीका ये रहेगा कि ये जो चैप्टर करवा रहे हैं, जो सरल होते हैं सबसे पहले उनसे करवाते हैं। मान लीजिए कहानी वाला सेक्शन है, पूरी संभावना है कि 7 से 8 प्रश्न इसमें से आएँगे और 10 प्रश्न भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन प्रश्नों को याद रखना बहुत आसान होता है, तो इन प्रश्नों को हमें नहीं गँवाना है। हमें 5 यूनिट तो ऐसी चूज़ करनी है इस पूरी पाठ्यक्रम में कि 5 मिनट में कुछ भी पूछ ले हम सही कर देंगे। और 2-3 यूनिट ऐसी हो जिसमें हम 80% सही कर दें और 2-3 तो ऐसी रखेंगे जिसमें हमें टिप्पे लगाने पड़े और अंदाज़ा लगाकर, अनुमान लगाकर हमारे से क्वेश्चन सही हो जाएँ, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारे आए। ठीक है, धन्यवाद।